Hello बच्चों, once again welcoming you all to the MKJM classes and we were studying about the chapter ecology. तो इकोलॉजी में बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी एबायोटिक फैक्टर्स और उन एबायोटिक फैक्टर्स में हम लोगों ने बेटा टेम्परेचर को डिटेल में स्टडी कर लिया था और हम लोगों ने वाटर की बात कर ली थी। फिर हमारे पास रहता है लाइट एंड सॉइल, ये फैक्टर्स रहते हैं हमारे पास। तो पहले आज हम बात कर लेते हैं लाइट की। तो लाइट का सोर्स क्या है? सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट हमें वहीं से मिल रही है ना, हम यही वाली लाइट की बात कर रहे हैं, सन वाली लाइट की, ठीक है। वो हमारे घर में जो फ्लोरेसेंट लैंप्स और वो लगे हुए हैं उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर्स की। हमारे क्लाइमेट में लाइट कहाँ से? आप अपने घर का बल्ब लेके लाइट जगा रहे हो क्या बाहर? नहीं नहीं नहीं, सन से जो लाइट आ रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लाइट। तो ये क्या है? ये लाइट भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स या आप कह सकते हो फिजियोलॉजी, किसी भी तरह से उसको ये क्या किसी तरह से लाइट अफेक्ट करती है। अब देखो, अगर हम बात करें बेटा प्लांट्स की, प्लांट्स में क्योंकि आप हो 12th क्लास में, तो आप 11th क्लास में और 12th क्लास में भी इंक्लूड करके पूरी बायोलॉजी में आपने आज तक प्लांट्स में क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, प्लांट्स के लिए लाइट कहाँ कहाँ पे ज़रूरी होती है, पता है ना आपको। अब मैं कुछ चीज़ों के नेम लिखूंगी जो आप पीछे प्रीवियस अपने पूरे चैप्टर्स में पढ़ के आ रखे हो। देखो, एक तो प्लांट्स में लाइट किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा, प्लांट को लाइट किस लिए चाहिए? फोटोट्रोपिज्म के लिए। फोटोट्रोपिज्म पता है ना? फोटोट्रोपिज्म पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड दी लाइट। उसके अलावा फोटोपीरियोडिज्म फॉर फ्लावरिंग। फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म पता है ना? कितने फोटो पीरियड रिक्वायर्ड है, किस चीज़ के लिए? क्या करते हैं ये? एनहेंस करते हैं फ्लावरिंग को। किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस करवानी है तो कितने फोटो पीरियड उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो सभी चीज़ें हम 11th के अंदर पढ़ के आए हैं। तो प्लांट्स बोले तो अगर और ब्रॉड टर्म में इसके लिए यूज़ करूँ तो वी शुड कॉल दीज एज ऑटोट्रॉफ्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स की। तो ऑटोट्रॉफ्स तो भैया टोटली डिपेंडेंट ही है लाइट पे। लाइट नहीं होगी तो ना वो फोटोसिंथेसाइज कर पाएंगे, ना वो फोटोट्रॉपिज्म शो कर पाएंगे, ना वो फोटोपीरियोडिज्म शो कर पाएंगे। तो कितने सारे फिनोमिना और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों में प्लांट को लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या प्लांट्स के लिए लाइट ज़रूरी है या नहीं है ना? लेकिन लाइट तो चलो हमने उसका मुद्दा बना दिया कि लाइट तो ज़रूरी है भाई ऑटोट्रॉफ्स के लिए, लेकिन लाइट की कितनी इंटेंसिटी, अगर हम बात करें ना, लाइट का एक फैक्टर होता है दैट इज़ नोन एज इंटेंसिटी, कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट किस प्लांट को चाहिए होती है। बहुत सारे प्लांट आपने देखे ना, फर्न्स शेड में ही उगते हैं, है ना? कितने सारे ब्रायोज हो गए और बहुत सारे प्लांट्स को पूरी ब्राइट सनलाइट चाहिए। सनफ्लावर्स हो गए हमारे, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स हो गए। तो ये लाइट इंटेंसिटी पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है। तो लाइट का जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ लाइट का इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। तो वो प्लांट जिनको लो लाइट इंटेंसिटी चाहिए होती है, लो लाइट इंटेंसिटी मतलब थोड़ी बहुत लाइट, बस हल्का सा चांदना हमें दिख जाए, दैट इज़ सफिशेंट। तो उनको, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? लाइट इंटेंसिटी के बेसिस पे हम प्लांट को दो में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बेटा हमारे पास शायोफाइट्स, एक होते हैं हमारे पास हिलियोफाइट्स। शायोफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स। शायोफाइट्स क्या होते हैं? इनको हम इन्हें कॉमन नेम बता देती हूँ, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज द शेड लविंग प्लांट्स। और जो हेलियोफाइट्स होते हैं बेटा, ये होते हैं सन लविंग, इनको हम बोलते हैं सन लविंग प्लांट्स। तो जो लाइट से दिल चुरा रहे हैं, लाइट तो लेकिन चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, लेकिन ये है शेड लविंग, मतलब लाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस करना है पर हमें शेड भी चाहिए। मतलब इनको कैसी लाइट रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्स लो लाइट इंटेंसिटीज। तो लाइट तो हमेशा रिक्वायर्ड है ही है, लाइट के बिना तो मतलब लाइट इज़ दी सेंशुअलिटी। किस चीज़ के लिए? ऑटोट्रॉफ्स के लिए। लाइट के बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन लाइट में वेरिएशन कहाँ पे? लाइट का मतलब क्या एस्पेक्ट है जो वेरिएशन लाता है? वो है उसकी इंटेंसिटी, कि प्लांट को लाइट तो चाहिए पर किस प्लांट को कितनी इंटेंसिटी की लाइट चाहिए।
तो जिनको लो लाइट इंटेंसिटीज चाहिए, तो भी बहुत ज़्यादा लाइट गिर गई तो हम तो जल जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, मर जाएंगे, उनको हम बोलते हैं शायोफाइट्स। एग्जाम्पल लिख लें इसमें, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बेटा जैसे फर्न्स का, शेड लविंग प्लांट्स है ना। इधर आ जाइए, हीलियोफाइट्स क्या होते हैं, सन लविंग प्लांट्स, मतलब इनको क्या चाहिए, हाई लाइट इंटेंसिटीज। और लाइट की इंटेंसिटी बेटा टेम्परेचर से भी डायरेक्टली रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा लाइट होगी, कौन सी लाइट, सनलाइट की बात हो रही है ना, तो सनलाइट में क्या होता है, हीट भी तो होती है ना। तो टेम्परेचर, इनको कम लाइट चाहिए और कम टेम्परेचर भी चाहिए, इसलिए कहाँ पे उगते हैं, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे, जहाँ टेम्परेचर डैम्प प्लेसेस, जहाँ पे इनके कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ये इनको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा लाइट गिरेगी उसके साथ टेम्परेचर भी तो आएगा, हीट भी तो आएगी, तो ये टेम्परेचर को भी टॉलरेट करते हैं और हाई लाइट इंटेंसिटी इनको चाहिए होती है फॉर देयर सर्वाइवल। इसमें क्या आ जाएंगे आपके पास, मोस्ट ऑफ द बिग कैनोपी ट्रीज, ये रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी की वजह से ना बेटा फॉरेस्ट में भी आप क्या देखने को मिलेगी, आपको स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलती है। ये लाइट इंटेंसिटी वाला फैक्टर है ना, कहीं पे भी आप सपोज करो किसी फॉरेस्ट में चले गए, घने जंगल में चले गए, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, स्ट्रैटिफिकेशन इन अ फॉरेस्ट देखने को मिलती है ना स्ट्रेटिफ। अब ये क्या होता है, पहले तो मैम ये बताओ, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है बेटा, स्ट्रेटा मीन्स दी लेयर्स। आपको फॉरेस्ट में अलग अलग लेयर को देखने को मिलेगी जब आप फॉरेस्ट में ड्राइव करके जा रहे हो ना, नेशनल पार्क और इन सब चीज़ों में आजकल कुछ एरिया अलाउड है ना विजिटर्स के लिए, विजिट करने के लिए, तो वहाँ आप अपनी कार से या कोई भी सफारी वाली वैन से अगर आप जा रहे हैं तो आप चारों तरफ देखो, बड़े बड़े, सबसे ऊपर आपको क्या दिखेंगे, बड़े बड़े भारी भारी, जिनका बिग बिग कैनोपीज हैं ट्री की, बड़ी बड़ी कैनोपी समझते हो ना, ये वाला जो पार्ट का होता है, ये बड़ा वाला पार्ट जो क्राउन ऑफ द ट्री है, तो बड़े बड़े क्राउन वाले ट्री मिलेंगे, उनकी एक पूरी कैनोपी बनी होगी। मैक्सिमम सनलाइट लेने के लिए वो अपने आप को फैला लेते हैं, तो उनको क्योंकि सनलाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो सबसे बाहर हमें इनकी कैनोपी मिलेगी। फिर इनके नीचे वो वाले मिलेंगे, अब इनमें से थोड़ी बहुत सनलाइट छन के जो अंदर जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट का पूरा कवर कर रखा होता है ना घने जंगल के, वो घने घने बड़े बड़े क्राउन के पेड़ों ने, तो उनमें से जो मैक्सिमम लाइट तो उन्होंने कैप्चर कर ली, फिर उसमें से कुछ जो लाइट उन पेड़ों में से, उनकी क्राउन में से जो इधर उधर जगह बचेगी, उनमें से छन के जो लाइट अंदर जाएगी, तो इनके नीचे सिर्फ वो वाले प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे जिनको लो लाइट इंटेंसिटी चाहिए। इनके नीचे कौन होंगे, तो सबसे पहले नंबर पे सबसे बिगर, अगर हम ऊपर के ऑर्डर से देखें, सबसे पहले हमारे पास मिलेंगे बिग कैनोपी वाले ट्रीज, मैक्सिमम सनलाइट इनको चाहिए। इनके नीचे फिर हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे श्रब्स, लाइट चाहिए पर उतनी नहीं चाहिए जितनी इनको चाहिए थी, इसलिए ये इनके अंदर मिलेंगे कि जो थोड़ी बहुत तुमसे छन के आएगी हम काम चला लेंगे। और क्या मिलेंगे, है ना, इनके नीचे फिर हमें क्या मिलेंगे, इनसे भी छोटे जो होते हैं हर्ब्स, जिनकी रिक्वायरमेंट और कम है। उनसे नीचे हमें और कहाँ पे, जो फॉरेस्ट का जो फ्लोर मिलेगा वहाँ पे हमें यूजुअली क्या मिलने वाली हैं, ग्रासेस। वहाँ तक तो लाइट और पेनिट्रेट करके जानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऊपर हर्ब श्रब भी तो हैं, तो उनको और कम लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको डिफरेंट जोनेशन है, डिफरेंट स्ट्रेटा नहीं दिख रहे आपको फॉरेस्ट में, कि सबसे ऊपर पेड़, उनसे नीचे श्रब, फिर हर्ब, फिर ग्रास। ये ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे मिलते हैं मैडम, ये तो होते ही ऐसे हैं, श्रब कम हाइट के, हर्ब उनसे भी कम हाइट की, ग्रासीज तो बिल्कुल ही प्रोस्ट्रेट होती हैं, और सबसे ऊपर ट्री होते हैं। क्यों होते हैं ये भी तो कभी पूछ के देखो ना अपने आप से, होते हैं, लेकिन ये नेचर में ऐसा क्यों हुआ। श्रब भी तो बड़े हो सकते थे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट लाइट की कम थी एज़ कम्पेयर टू दी ट्रीज़। तो जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, वो उतने लंबे हो गए, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि मैक्सिमम सनलाइट हम ही कैप्चर कर लें। फिर उनके नीचे अगर कोई ट्री, इन बिग कैनोपी ट्री के नीचे अगर कोई ट्री का सीडलिंग उग भी रहा था, तो वो उग नहीं पाए, क्योंकि उसको प्रॉपर लाइट चाहिए थी, लाइट उसको प्रॉपर मिली नहीं, तो वो वहीं पे क्या हो गया, मर गया, तो उग नहीं पाया। तो उनके नीचे सिर्फ कौन उग पाएंगे, कौन सक्सेसफुल होंगे, जिनको कम लाइट चाहिए होगी। उनके नीचे और कौन, जिनको उनसे कम रिक्वायरमेंट होगी, उससे कम रिक्वायरमेंट होगी। तो लाइट इंटेंसिटी के बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट दी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन अ फॉरेस्ट। ठीक है बेटा, ये तो हो गए शेड लविंग, सन लविंग, ये तो हो गई प्लांट्स की बात। अच्छा, प्लांट में तो मैंने आपको बता दिया। अब एनिमल्स, अगर एनिमल्स की हम लोग बात करें, एनिमल्स के अंदर क्या क्या, एनिमल्स के ऊपर लाइट का कोई इम्पैक्ट है, बता सकते हो, इम्पैक्ट ऑफ लाइट ऑन दी एनिमल्स, ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पे क्या इम्पैक्ट, कुछ भी नहीं होता मैडम, लाइट का क्या इम्पैक्ट होता है, एनिमल कोई फोटोसिंथेसिस थोड़ी कर रहा है, कुछ भी नहीं है बेटा, होता है, अगर मैं कहूँ तो होता है।
हमारी बॉडी के अंदर क्या चलता रहता है, सर्केडियन रिदम, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ना हमारी बॉडी की। और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर आपने देखा ना सीजनल ब्रीडिंग वाला जो, और फॉरेजिंग का। आपने सुबह सुबह देखा चिड़ियाँ सुबह सुबह ही चहचहाती हैं मैक्सिमम, क्योंकि वो अपने मेटिंग पार्टनर के लिए कॉल कर रही होती हैं। ये सारे जितने भी बिहेवियर हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लाइट पे। अब बहुत सारे एनिमल को आप कहते हो ये नॉक्टर्नल है, ये डायर्नल है। नॉक्टर्नल क्या है, एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। डायर्नल क्या है, एक्टिव ड्यूरिंग द डे। कुछ होते हैं जो डॉन के टाइम पे एक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो डस्क के टाइम पे एक्टिव होते हैं, है ना। नॉक्टर्नल, डायर्नल, डस्क वाले, डॉन वाले। और जो दूसरे एक हमारे पास ये हो गए ये जो सीजनल ब्रीडर्स हो गए। ये सब एक्टिविटीज़ कहाँ से आई एनिमल्स में, दीज आर लाइट ट्रिगर्ड। अब जो नॉक्टर्नल है उसको पता है जब लाइट नहीं होगी, जब तक लाइट है वो अंदर छिपा रहेगा बिल के अंदर। लेकिन जैसे ही लाइट, जब अंधेरा हुआ कि अब लाइट नहीं है, निकला, अब तेरा काम शुरू हो गया, कॉकरोचेस हो गए। ये सब क्या है, ये नॉक्टर्नल एनिमल है। डायर्नल कि जब दिन की लाइट दिखेगी उसको पता चलेगा भैया तेरा तो एक्टिविटी का टाइम है, ये निकलो बाहर, लाइट आ गई है। तो लाइट ट्रिगर्ड हुई कि नहीं हुई इनकी एक्टिविटी, इनकी जो हैबिट्स ही तो है नॉक्टर्नल होना, डायर्नल होना, डे के टाइम पे निकलना, डॉन डस्क ये सभी टाइम है ना। सूर्य उदय क्या बोलते हो आप इनको, सूर्य छिपने का टाइम, डॉन डस्क वगैरह ये सब है ना। और सीजनल ब्रीडिंग। अब जैसे मेंढक है, फ्रॉग है, हमने उसकी बात की थी। ज़्यादा ठंड है, हाइबरनेट करने चला गया, विंटर स्लीप। ज़्यादा गर्मी है, एस्टिवेशन में चला गया, समर स्लीप। और रेनी सीजन इज़ दी ऑप्टिमम सीजन, उसमें आ गया ब्रीडिंग करने के लिए सीजनल ब्रीडर। तो कैसे पता लगाता है वो इस सब चीज़ों को, तो लाइट का भी इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर का तो होता है, लाइट ट्रिगर्ड होती हैं ये सारी की सारी प्रोसेसेस। और बर्ड्स जो हैं या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाने लायक अपना फूड ढूंढने के लिए निकलते हैं, उनको बोलते हैं फॉरेजिंग हैबिट्स। तो उनको भी पता चलता है कि अब दिन निकल गया, अब दिन निकल गया है तो उड़ चलो और अपना खाना पानी ढूंढने के लिए निकलो। तो लाइट, एनिमल्स के ऊपर भी लाइट की इम्पैक्ट्स हैं। कहाँ कहाँ पे है मैं लिख देती हूँ, फॉर फॉरेजिंग। फॉरेजिंग समझते हो, अपना चारा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब अंधेरे में तो धक्के खाएंगे नहीं भाई, उनके पास कौन सा टॉर्च या बल्ब है, या हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के स्विच दिए जगा लो भैया देख लो वो ढूंढ लो, नहीं। उसके अलावा सीजनल ब्रीडर्स, जो ये सीजनल ब्रीडिंग वाली एक्टिविटी होती है, ये भी किसकी वजह से होती है, लाइट से समझते हैं कि इतनी ज़्यादा लाइट आने लगी या इतनी कम हो गई या ऐसा हो गया। तो लाइट की वेरिएशंस को समझते हैं एनिमल्स, और उससे ट्रिगर हो जाता है भाई अच्छा अब लाइट का पैटर्न ये है, ये अब हमारा सीज़न है, चलो निकलो। या अब यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा सीज़न नहीं है, चलो अंदर घुसो। ऐसे ही जो हमारे पास ये नॉक्टर्नल डायर्नल हैबिट्स हैं, नॉक्टर्नल एंड डायर्नल हैबिट्स है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये सब रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स हैं एक तरह के। उसके अलावा क्या है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है बॉडी की, जिसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम्स, ये सबको कौन कंट्रोल करती है, लाइट ही तो कंट्रोल करी है भाई। पीछे पढ़ के तो आए हो, एनिमल्स के ऊपर भी लाइट का इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह से होता है सनलाइट का इम्पैक्ट, है ना। और कई बार क्या होता है, सन बाथ लेने के लिए, बास्किंग के लिए हम लोग चले जाते हैं, धूप में बैठो जी, विंटर्स हो गई है ना, तो धूप सेकने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे लाइट भी मिल रही है, लाइट से बहुत सारा आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। तो मैक्सिमम टाइम ये नहीं है कि लाइट का मतलब सिर्फ अपनी ये फ्लोरेसेंट लैंप्स के नीचे आप बैठे हो जी लाइट मिल रही है हमें, नहीं, सनलाइट में एक्सपोज होना बेटा बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम पे जब आप डिप्रेस्ड, आप 2-3 दिन एक कमरे में बंद रहो, लाइट्स जगा के बैठे रहो, डिप्रेशन आ जाएगा आपको, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है एक्सपोजर टू दी सनलाइट। अच्छा, प्लांट्स में हमने बात कर ली, एनिमल्स में हमने बात कर ली। अब बात कर लेते क्या वाटर बॉडीज़ पे भी लाइट का इम्पैक्ट होता है। हाँ बिल्कुल होता है ना। वाटर बॉडीज़ की अगर अब हम बात करें, किसकी बात करेंगे, वाटर बॉडीज़ में भी ना बेटा डिफरेंट टाइप की जोनेशंस देखने को मिल जाएंगी आपकी। और उन जोनेशन की वजह से वहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमें वेजिटेशन के पैटर्न देखने को मिलेंगे। देखो लाइट का इम्पैक्ट है, ये भी वाटर बॉडीज़ को भी लाइट इम्पैक्ट करती है। कैसे करती है देखो, वैसे टेम्परेचर में ना आपको और भी कुछ बताना था, ऑटम सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, वो सब पर इतना डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए मैं आपको लेके नहीं जा रही, सिर्फ सुपरफिशियल व्यू दे रही हूँ कि कॉन्सेप्ट मेकिंग हो जाए। और वाटर बॉडी में क्या, आप सपोज कीजिए ये है बेटा हमारे पास एक वाटर बॉडी, ये ना हमने एक लेक का सेक्शन ले लिया या किसी भी रिवर का, वाटर बॉडी का समझते हो ना, हमने एक सेक्शन ले लिया कि एक लेक है, हमने उसको काट के देखा। चलो सेक्शन आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना, इसको सेक्शन को पूरा कर लेते हैं। चलो सपोज करो ये हमारे पास कोई तालाब है, कोई लेक है, कोई रिवर है, एनी वाटर बॉडी,
ये है हमारे पास इस तरह, और यहाँ पे हमारे पास भरा हुआ है इस लेवल तक पानी। वाटर बॉडी कोई मैंने कटोरा नहीं रखा है, इट इज़ नॉट अ बॉल। ये क्या है, एक वाटर बॉडी है, सपोज करो कोई लेक है या रिवर है, ओशन है, कुछ भी है, तो ये वाटर बॉडी हमारे लिए, दूर से इसको देखो बिल्कुल ऐसे कि ये एक ओशन है, वो है बहुत बड़ा, हमने अपनी कॉपी में इतना सा बना लिया। तो यहाँ पे लाइट का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, ये एरिया जो होता है ना, ये एरिया, ये ट्रांजिशनल सा एरिया है, मतलब कि यहाँ पे ये वाला पानी तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना इतने एरिया में, ये देखो ये एरिया में भी पानी प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, लेकिन क्या है यहाँ पे पानी की डेप्थ बड़ी कम है इतने एरिया में, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पानी के नीचे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि लैंड, ये सारा का सारा क्या प्रेजेंट है, दिस इज लैंड। लैंड के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सॉइल, तो वही थोड़ी 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 सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा वाटर बॉडी का, ये जो शैलो है, जिसमें डेप्थ पे नीचे लैंड जैसी कुछ मिट्टी भी मिल रही है ना, एल्यूवियल सॉइल्स होती हैं यहाँ पे, ज़्यादा न्यूट्रिएंट, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट मिलेंगे सब कुछ, तो ये वाले हिस्से को हम पता क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा, दिस इज़ नोन एज दी लिटोरल जोन। और ये शैलो होगा, ज़्यादा गहरा नहीं होता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे मिनरल भी हैं, मिट्टी है ना यहाँ नीचे, पर जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे तो आप समुद्र की तली की तरफ बढ़ रहे हो। अब ये वाला हिस्सा, ये इधर भी क्या आ गया हमारे पास, ये वाला हिस्सा भी क्या आ गया, इतना हमारे पास, दिस इज़ दी, ये सारा का सारा हिस्सा क्या हो गया, वाटर बॉडी का इतना हिस्सा, दिस इज़ दी लिटोरल जोन। समझ रहे हो ना, पानी मिट्टी होगी ना यहाँ पे, समझ रहे हो ना, पानी के साथ साथ मिट्टी भी होगी, किनारे जो होते हैं आसपास के जो कम गहरे होते हैं उनको बोलते हैं लिटोरल जोन। अब ये आ गया ओपन वाटर बॉडी, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम पता क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज लिम्नेटिक जोन। अब ये जो लिम्नेटिक जोन है ये क्या, ओपन वाटर बॉडी, इसके आसपास की मिट्टी विट्टी नहीं, सीधा अब समुद्र की तली आ गई हमारे पास। अब इस लिम्नेटिक जोन के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलती हैं, लाइट की जोनेशन। देखो जब आप इसके अंदर अब डाइव करोगे, सी डाइवर्स होते हैं, तो वहाँ पे देखना कुछ एरिया तक तो आपको बिल्कुल लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है, कि प्रॉपर इल्यूमिनेशन है, नीचे सब कुछ दिख रहा है, लाइट है लाइट है लाइट है। जितने ज़्यादा आप गहरे पानी में जाते रहोगे तो वो लाइट कम होती चली जाएगी, अंधेरा छाने लग जाएगा, और जैसे ही आप डीप ओशन में बिल्कुल नीचे तलहटी पे पहुंच जाते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल डार्कनेस होती है, बिल्कुल परपेचुअल डार्कनेस। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना, हमेशा से थी हमेशा रहेगी, वहाँ पे कभी लाइट आ ही नहीं सकती, क्योंकि लाइट इतना ज़्यादा लेयर में पेनिट्रेट कर ही नहीं सकती। तो लाइट जहाँ तक पेनिट्रेट कर सकती है, सनलाइट, उस रीजन को हम, उतने रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट रीजन इज नोन है, सपोज करो यहाँ तक लाइट जो है पेनिट्रेट कर पा रही है, मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पे आ रही है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं यूफोटिक जोन, है ना। तो सनलाइट कैन पेनिट्रेट, तो यहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, उसको बोलते हैं यूफोटिक जोन। उसके नीचे जहाँ पे आपको सनलाइट नहीं मिलेगी उसको हम बोलते हैं एफोटिक जोन। वैसे बीच में और भी होते हैं, डिसफोटिक होता है, डिफ्यूज्ड, जहाँ पे थोड़ी सी लाइट मिलेगी, उसके बाद होता है एफोटिक जोन, जिसको हम प्रोफंडल जोन बोलते हैं। चलो एक और जोन बना ही लेते हैं। ये बीच में क्या होती है कि यहाँ पे तो पूरी सनलाइट आपको मिल रही है, उसके बीच में ऐसा कुछ रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं डिसफोटिक जोन। डिसफोटिक जोन में क्या होती है बेटा, डिफ्यूज्ड लाइट, मतलब यहाँ से अब वो डिम होनी शुरू हो गई, और जैसे ही आप और नीचे जाओगे ये सारा का सारा जोन क्या आ गया, दिस इज एफोटिक जोन। यहाँ पे क्या होगी, डार्कनेस, देयर विल बी नो सनलाइट, और इस जोन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रोफंडल जोन। क्या है ये, PROFUNDAL, दिस इज नोन एज प्रोफंडल जोन। FUNDAL, प्रोफंडल जोन, एफोटिक जोन। और जो तलहटी होती है समुद्र की, ये जो तलहटी है, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी बेंथिक जोन, या इसको आप बोल सकते हो बेंथोज,
तलहटी मीन्स बेंथिक जोन या बेंथोस। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या मिलेगी हमें, डार्कनेस, डार्कनेस एंड डार्कनेस, नो सनलाइट विल बी अवेलेबल। तो अब ये डिफरेंट जोनेशन है कि इतना गहरा समुद्र होता है उसमें क्या नीचे तक लाइट जा सकती है, नहीं जा सकती, तो ऊपर की कुछ लेयर तक ही। हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है अगर आप 500 मीटर डीप जाना शुरू करेंगे, 500 मीटर्स के नीचे नीचे जैसे जैसे आप मूव करना शुरू करेंगे तो हमारे पास डिस्फोटिक रीजन आना शुरू हो जाता है, कोई सनलाइट वहाँ पे नहीं होगी। तो वेजिटेशन पे क्या इफेक्ट है इन जोनेशंस का, इनको हम क्या बोलते हैं, लाइट जोनेशन या लाइट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ अ वाटर बॉडी। तो यहाँ पे किस तरह का मिलेगा, अब यूफोटिक जोन है। अब भैया ऑटोट्रॉफ्स हमें मैक्सिमम कहाँ पे मिलेंगे, इस एरिया में मिलेंगे। और कैसे ऑटोट्रॉफ, क्या पेड़ लग जाएंगे यहाँ पे, भैया पेड़ तो इधर उधर मिल जाएंगे जहाँ तक मिट्टी है, अब यहाँ जड़ें कौन संभालेगा, नहीं संभालेगा। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स कौन से होंगे बेटा, यहाँ पे एल्गी होंगी। एल्गी कौन सी होगी, ग्रीन एल्गी होगी। और कौन सी एल्गी होगी बताओ, ग्रीन एल्गी होगी, रेड एल्गी होगी, ब्राउन एल्गी होगी। सबसे ऊपर कौन सी मिलेगी बताओ, सबसे ऊपर एफोटिक जोन के अंदर हमें पता कौन सी मिलेगी, सबसे ऊपर मिलेगी ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के नीचे हमें मिलेगी बेटा ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के नीचे हमें मिलेगी रेड एल्गी। ठीक है, यहाँ पे सभी ऊपर ऊपर ग्रीन एल्गी, देन ब्राउन एल्गी, देन रेड एल्गी। अगर ग्रीन और रेड एल्गी किसी वजह से नहीं है, मतलब ग्रीन और ब्राउन नहीं है तो अच्छा रेड, पहले इसी की सुन लो, मैं इसी के बारे में बता रही। रेड एल्गी ना आपको अगर ग्रीन और ब्राउन नहीं है तो रेड एल्गी आपको सरफेस पे भी मिल सकती है, ये उससे नीचे भी मिल सकती है, सबसे नीचे भी मिल सकती है। क्यों, क्या है ये जोनेशन कैसे हुई, अगर कोई भी वाटर बॉडी है ना तो वहाँ पे सबसे ऊपर हमें कौन सी मिलेंगी, सारी की सारी क्लोरोफाइसी फैमिली की मेंबर्स, सारी क्लोरोफाइसी वाली एल्गी मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि बेटा जब हम सनलाइट यहाँ पे गिरेगी, आपको पता है सनलाइट जब गिरती है प्रिज्म में भी जाती है, देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट से, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का मतलब समझ रहे हो, विबग्योर। और आप हम पूरा चैप्टर फोटोसिंथेसिस 11th में पढ़ के आए हैं, इस विबग्योर में से हमारे पास जो विजिबल लाइट का जो पार वाला स्पेक्ट्रम है, पार क्या होता है, फोटो एक्टिव, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, 400 से 700 नैनोमीटर वाली जो लाइट है, बस वही प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, बाकी लाइट का उन्हें कुछ नहीं करना। पूरा एक्सपेरिमेंट भी किया था ना हमने यहाँ पे, उसका एंगलमैन ने हमारे पास ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हमें करके दिखाया था, उससे एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा भी उन्होंने बनाया था। तो विबग्योर में बेटा एक होता है रेड कलर, एक होता है ब्लू कलर, 400 और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे, जिससे PS1 PS2 एक्टिवेट होते हैं। ये सारा हमने 11th में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में। अब यहाँ पे सुनो, रेड लाइट जो है ना वो बहुत डीप तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती, लेकिन जो ब्लू लाइट है दैट कैन पेनिट्रेट डीपर। तो इन तीनों एल्गी में से सबसे ज़्यादा रेड लाइट की ज़रूरत किसको है, कौन डिपेंडेंट है रेड लाइट पे, दैट इज़ ग्रीन एल्गी। वो कहती है भैया रेड लाइट हुई तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं तो मैं तो मरी, तो भैया मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रेड लाइट की। तो रेड लाइट कहाँ पे बैठ जाए, रेड लाइट कहाँ पे मिलेगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा नीचे तो जा नहीं सकती, तो ऊपर ऊपर ही, ज़्यादा डीप लेयर में रेड लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो ग्रीन एल्गी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रेड लाइट की। तो रेड लाइट कहाँ मिलेगी, ऊपर ऊपर के हिस्सों में, तो ग्रीन एल्गी भी कहाँ मिलती है, ऊपर ऊपर के हिस्सों में। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेड एल्गी की, रेड एल्गी क्या करेगी, उसको रेड लाइट नहीं भी मिलेगी चलेगा, वो ब्लू लाइट कैन पेनिट्रेट इनटू द डीपर, वो यहाँ तक आ सकती हैं। यूफोटिक जोन में सबसे नीचे तक जो लाइट मिलेगी वो होती है ब्लू वाली वेवलेंथ। तो रेड वाली कहती मेरा तो काम इससे भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, कुछ स्पेशल पिगमेंट हैं, उन स्पेशल पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, दो स्पेशल पिगमेंट्स आर नोन एज फाइकोबिलिन्स। मैं इन फाइकोबिलिन्स की हेल्प से मैं तो ब्लू लाइट में भी फोटोसिंथेसिस करके अपना काम चला लूँगी। तो भैया ऊपर ऊपर की लाइट में आप संभल जाओ, हम तो ब्लू से भी काम चला लेंगे, रेड नहीं भी मिली तो ये लो अपना ब्लू में काम चल गया। तो सबसे नीचे इसलिए रेड एल्गी होती है, और ब्राउन एल्गी होती है इसके नीचे, क्योंकि इसके पास भी कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए अगर कभी भी पूछा जाए कि सबसे किसी भी वाटर बॉडी में सबसे ऊपर सरफेस की लेयर पे ग्रीन एल्गी मिलेगी, रेड एल्गी मिलेगी या ब्राउन एल्गी मिलेगी, दिमाग लगाना। रेड एल्गी ब्लू लाइट में भी सर्वाइव कर जाएगी, बस उसको तो लाइट मिलने से मतलब है, उसके पास फाइकोबिलिन्स है। और रेड लाइट जो है ज़्यादा पेनिट्रेट कर नहीं सकती, लेकिन ग्रीन एल्गी को तो रेड लाइट ही चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हमने क्लोरोबियम का एक्सपेरिमेंट ही तो किया था एंगलमैन ने,
एल्गा को लेके, क्लेडोफोरा को सॉरी, जिसमें उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ करके पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। आप अपने ज़रा सा फोटोसिंथेसिस के चैप्टर की इंट्रोडक्शन का लेक्चर सुनना, आपको समझ आ जाएगा मैं कौन से एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रही हूँ। तो ग्रीन एल्गी को रेड लाइट चाहिए, तो रेड लाइट कहाँ पे, ज़रा डीप तो पेनिट्रेट करेगी नहीं, ऊपर ऊपर होगी, तो इसीलिए ग्रीन एल्गी ऊपर है, रेड एल्गी नीचे भी चल जाएगी। और अगर ये दोनों नहीं है तो भाई रेड तो कहीं भी मिल सकती है, रेड को कोई टेंशन ही नहीं है, नीचे गए तो भी हम सेफ है, हमारे पास फाइकोबिलिन्स है, ऊपर है तो वैसे ही हमारी बल्ले बल्ले पूरा पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम हमारे लिए बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा बात इनकी। अब दिमाग क्या है, अब यहाँ तो बायोडाइवर्सिटी मैडम आपने बता दी, इधर बताओ, इधर इधर जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी। जहाँ पे लाइट नहीं है ये तो चीज़ें हमें समझ में आ गई, ये तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, लाइट अवेलेबल है। ये वाला जो डिस्फोटिक जोन है, ये प्रोफंडल जोन है या जो बेंथिक जोन है, यहाँ पे तो लाइट है ही नहीं। यहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म फिर सर्वाइव करेंगे? क्या यहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी साइक्लिंग नहीं होगी, कोई भी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं होगी? होगी ना बेटा, यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे कौन प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे पास कीमो ओटोट्रोफ्स, ये भी तो है हमारे पास। कहते हैं ना हुक्म का इक्का, ये बैठे हैं, इनको सनलाइट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फोटोट्रॉप्स क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, ये केमिकल से ही एनर्जी लेते हैं, इनको सन की ज़रूरत ही नहीं है। 11th में पढ़े थे ना कीमोटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जिनको जिनको जिनके लिए लाइट का सोर्स सन नहीं होता है, एनर्जी का मतलब कि एनर्जी का सोर्स, वो एनर्जी जो खाना बनाने के लिए चाहिए वो इनको सन से नहीं चाहिए, ये किसी भी केमिकल को तोड़ के उससे एनर्जी निकाल के उससे अपना खाना बना लेते हैं। तो यहाँ लाइट है ही नहीं और हमें चाहिए भी नहीं, तो यहाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं बड़े मज़े से। कौन कर सकते हैं? कीमोटोट्रॉफ्स। अच्छा, अब क्या मैं आपसे एक उम्मीद कर सकती हूँ कि जितना मैंने आपको ये बेसिक पढ़ाया, आपको समझ तो आ रही होंगी ना चीज़ें, कि इनमें से क्वेश्चन किस तरह के, क्या कॉन्सेप्ट था जो हम मिस कर जाते। इस तरह के क्वेश्चंस ना बेटा बड़े मतलब एक लॉजिकल या कॉन्सेप्ट के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमें नीट में देखने को मिलते हैं। फिर अरे ये पढ़ा कब, हमें कैसे समझ आएगा, बेस पे क्या चीज़ मिलेगी, अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगा टॉप पे ग्रीन एल्गी होगी और रेड एल्गी नीचे भी मिल सकती है, ये कहाँ पढ़ा हमने, ये किसने पढ़ाया हमें, क्या है क्या नहीं। तो ये सभी की सभी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग समझ में, इन पे अगर क्वेश्चन आ गया तो नाउ यू आर एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, और आ जाएगा इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही थी, और मुझे कुछ नहीं लेना देना कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ा के, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो इकोलॉजी समझने के लिए आपके पास आना चाहिए। अब बायोडाइवर्सिटी ही अगर आपसे पूछ ली जाए, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया कौन से होंगे यहाँ पे इस वाटर बॉडी में? अब ये चैप्टर कौन सा है इकोलॉजी का? 3rd, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। पर आंसर मिलेगा इन कॉन्सेप्ट से। बायोडाइवर्सिटी कहाँ आई होगी भाई? लिटोरल जोन में होगी। अगर आए ना लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल और ये बेंथोक्स, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी? लिटोरल जोन में, क्योंकि यहाँ पानी के साथ साथ मिट्टी भी है, बहुत सारी ट्रीज़ भी मिल सकते हैं वहाँ पे, श्रब जो कीचड़ वीचड़ में इधर उधर पानी में जो उग जाते हैं वो सभी वेजिटेशन मिलेगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भैया कौन सी एल्गी समुद्र में सबसे नीचे मिल सकती है, अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट माइंड में है, मैंने आपको समझा दिया है सबसे नीचे कौन सी मिल सकती है, रेड। और किसी भी वाटर बॉडी में सबसे ऊपर जो एल्गी मिलेगी वो हमें कौन सी मिलेगी? ग्रीन एल्गी मिलेगी। क्यों मिलेगी? वो हमारे कॉन्सेप्ट ने हमें समझा दिया है। अब समझ में आए ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? तो बेटा ये हो गया लाइट का। अब लाइट के बाद हमारे पास ना एक बड़ा सिंपल सा फैक्टर आ जाता है, दैट इज सॉइल। सॉइल में ना हमें कुछ नहीं करना, सॉइल इज एडेफिक फैक्टर ही मैंने बता दी। क्लाइमेटिक वो 3 ही थे जो हमने पढ़ लिए। क्या थे वो 3? वाटर का था, और वाटर कहाँ से मिलता है? रेनफॉल के थ्रू। अब यही रेनफॉल अगर माइनस टेम्परेचर में हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा? स्नोफॉल। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो वाटर का फैक्टर हमने पढ़ लिया, टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, लाइट हमने पढ़ ली, ये सारे थे क्लाइमेटिक फैक्टर। अब आ जाइए एडेफिक फैक्टर। एडेफिक फैक्टर में हमारे पास क्या है? सॉइल। और इसको एडेफिक फैक्टर क्यों बोलते हैं ये मैंने बताया था। एडेफिक वर्ड जो आया है एडोफोन से आया है। एडोफोन का मीनिंग होता है क्रस्ट। क्रस्ट, अब अर्थ की क्रस्ट क्या है? सॉइल की बनी हुई है। तो सॉइल फैक्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में ना घसीटना नहीं है, लेकिन पर इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन को और ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। अब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई ना बहुत सारी तरह की सॉइल्स, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, येलो सॉइल, है ना, एल्यूवियल सॉइल, ये सॉइल, वो सॉइल, बहुत सारी तरह की पढ़ते हैं ना, है ना। तो वो सॉइल्स के हिसाब से जैसी मिट्टी होगी वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग वेजिटेशन मिलेगी।
तो ये वेजिटेशन किस मिट्टी में कैसी उगेगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, सॉइल पे। और सॉइल में ऐसी क्या चीज़ है जिस पे वो चीज़ें डिपेंड कर रही हैं? दो चीज़ें होती हैं बेटा सॉइल में, सॉइल का नेचर एंड प्रॉपर्टीज, कि सॉइल का कैसा नेचर है, सॉइल एसिडिक है, सॉइल एल्केलाइन है, सॉइल न्यूट्रल है, उसका पीएच कम है कि ज़्यादा है, ये सभी की सभी चीज़ें। और उसकी प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में कैसे है ना, यहाँ पे तो आप समझिए ना मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। सॉइल नेचर में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉइल का पीएच आ गया, सॉइल की सैलिनिटी आ गई, है ना, ये सभी की सभी चीज़ें एग्जाम्पल है सिर्फ ये कि सॉइल नेचर में हम किन चीज़ों की बात करते हैं। दूसरी चीज़ है सॉइल की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मीन्स जैसे सॉइल के ग्रेन का साइज़ क्या है, ग्रेन समझ रहे हो, सॉइल का पार्टिकल, ग्रेन साइज़ नहीं अच्छा लग रहा, आप इसको लिख लो सॉइल के पार्टिकल साइज़। पार्टिकल साइज थोड़ा भुरभुरा है तो हमारे पास क्या होती है, उसको सैंड बोलते हैं। उससे कम है तो हमारे पास वो सॉइल है, उससे कम है तो क्ले है, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल्स, ये सब पढ़ के आए हैं ना हम। फिर हमारे पास ग्रिट आ जाते हैं, पैलेट्स आ जाते हैं, ये सभी बड़े 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 पार्टिकल होते चले जाएंगे, बजरी बन गई वो, और क्या ग्रिट्स हो गए, पैबल्स हो गए, वो सब। तो ग्रेन का साइज़ क्या है, अब ग्रेन का साइज़ एक चीज़ और डिटरमिन करता है, एक फैक्टर को और वो क्या है, दैट इज़ दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा उनमें क्या होगी, कॉम्पैक्शन, और जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्शन होगी उतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और जितना ग्रेन का साइज बड़ा होता चला जाएगा उतनी कॉम्पैक्शन कम होगी, ग्रेन क्या होगा, मतलब सॉइल क्या होगी, वो स्पॉन्जी हो जाएगी, उतनी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा और क्या होती है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। वैसे उसको नेचर में भी डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सॉइल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये यहाँ पे है न्यूट्रिएंट्स। तो ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं ना, ये सभी बेसिस पे सॉइल अलग अलग टाइप की होती हैं। और दूसरा कि सॉइल की फॉर्मेशन कहाँ से हुई है। अब एक चीज़ आती है, ये आपके कोर्स में है क्या, चलो इतना ज़्यादा पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, चलो नहीं पढ़ाते हैं। तो एक चीज़ सुन लो बस कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, अब मैं लिखने ही लगी थी तो इस चीज़ को समझ लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होती है, कैसे होती है, जूनियर क्लासेस में भी सिखाया जाता है ना, सॉइल कहाँ से बनती है, विदरिंग ऑफ रॉक्स से। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, विदरिंग ऑफ रॉक्स। विदरिंग कैसे होती है रॉक्स की, तीन तरीक़ों से होती हैं, या तो फिज़िकल तरीके से, फिज़िकल कैसे, रेनफॉल हो गया, किसी तरह की कोई मैकेनिकल कोई कुछ भी, मतलब वो वहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंजेस हो गई, कोई प्रेशर चेंजेस हो गए, उनकी वजह से, रेनफॉल की वजह से, ये सब फिज़िकल फैक्टर्स हैं। दूसरे हैं बेटा केमिकल विदरिंग हो अगर रॉक की, केमिकल विदरिंग कैसे, रॉक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उन न्यूट्रिएंट्स की आपस में ही कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ रिड्यूस हो गई, कुछ ऑक्सीडाइज हो गए, जिसकी वजह से वो केमिकल वहाँ से रॉक में से भुर भुर के निकलने शुरू हो गए, सेपरेट होके। तीसरा हो जाता है बेटा हमारे पास बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जैसे मॉसिस हो गए, फर्न्स हो गए, वो उग जाते हैं, उनकी वजह, वो सारे के सारे क्या हैं, वो भी रॉक में से सॉइल पार्टिकल्स को अलग 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 करके निकालना शुरू कर देते, एक पाउडरी सा मास बन जाता है। तो पाउडरी फॉर्म मतलब रॉक की विदरिंग शुरू होगी, रॉक में से घिस घिस के निकल के उसमें से पाउडर बनना शुरू हो गया, और वो पाउडर क्या है, धीरे धीरे सॉइल। अब वो खाली क्या है, पाउडर है रॉक का, और वो पाउडर कैसे बन सकता है, फिजिकल भी, केमिकल भी, बायोलॉजिकली भी। तो इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस आता है वो हमारे पास होती है ह्यूमिफिकेशन, कि भैया रॉक के अंदर मिनरल कंटेंट तो आ गया, रॉक को ये तीन फैक्टर तोड़ के, समझ रहे हो ना, भुरभुरी करके उसका पाउडर ऐसे निकालते रहते हैं। जैसे सॉइल को, किसी पत्थर को भी आप घिसोगे तो उसमें से मिट्टी से डस्ट निकलनी शुरू हो जाएगी ना, ये भी वो निकला है विदरिंग से। अब इसको इसको रॉक, इसको सॉइल कहना क्या अप्रोप्रिएट है, नहीं, सॉइल के अंदर तो ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो ह्यूमिफिकेशन क्या होती है बेटा, इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ये कहाँ से होगा, ये जो लिविंग चीज़ें हैं
जब ये जैसे लाइकन ब्रायोफाइट्स हैं, ये जब वहाँ पे उगेंगे, रॉक की विदरिंग करेंगे, और जब इनकी बॉडी डेड डिकम्पोज होगी तो उनकी वो ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर मिक्स होगा, तो सॉइल का वो रॉक का पाउडर बन चुका है, उसमें जब कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होगा तो क्या हो गया, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बढ़ गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, ह्यूमिफिकेशन के बाद सॉइल के अंदर एल्यूवियल और वो एल्यूवियल सॉइल्स बन जाएंगे। बस ये दो मेन प्रोसेस है, विदरिंग एंड ह्यूमिफिकेशन। ऑर्गेनिक मैटर आ गया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो गए, अब ये बन गई है सॉइल, और ये सॉइल रेडी है। अभी किस तरह की सॉइल बनी है, जब विदरिंग हो रही थी पार्टिकल बड़े बने हैं, छोटे बने हैं, कैसे बने हैं, कैसे नहीं बने हैं, है ना। उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप की सॉइल होंगी, जैसी टाइप की सॉइल होगी वैसा ही टाइप का प्लांट होगा। कुछ प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो वो कहाँ पे उगेंगे, रेत में, लाइक कैक्टस हो गई, वहाँ पे उग जाते हैं ना डेजर्ट्स में। अब उन्हीं को लाके आप उगा के अपने घर के गमले में लगा दो, हाँ मैं तो कैक्टस लगाऊंगी, और वहाँ पे रेत वेत कुछ नहीं है, आपने अच्छी क्लेई सॉइल के अंदर उसको ला के लगा दिया, भैया वो तो मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इतनी पानी की हमें आदत नहीं है, इस सॉइल की तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है, हम तो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ था वैसी सॉइल के हिसाब से। तो जो जैसी सॉइल में जिस वेजिटेशन के हिसाब से अडेप्ट कर जाता है, अभी अडेप्टेशंस भी हमने पढ़नी है, तो वैसी ही इन्वायरमेंट में वो रहना पसंद करेगा। तो मैडम उसने अडेप्ट किया तो वो गमले में भी अडेप्ट कर ले। बेटा ये जो अडेप्टेशंस होती हैं ना, ये इनको सालों जनरेशन्स लग जाती हैं उनके जीन्स में चेंजेस आने में, उस माहौल के हिसाब से अडेप्ट होने में। ये नहीं होता स्विच किया जी अगले 10 मिनट में हम यहाँ अडेप्ट कर जाएंगे। अडेप्टेशन एक इतना, कहते हैं ना, एक इतना नैरो टाइम के अंदर, एक इतना मतलब एक शॉर्ट नोटिस में होने वाला प्रोसेस नहीं है। तो अडेप्टेशंस टेक्स हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तब जाके कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ रहने के लिए फिट बनता है, अपने आप को एक्लेमेटाइज करता है वहाँ के हिसाब से। ठीक है, वैसे एक्लेमेटाइज एक बड़ा छोटा शब्द मैंने यूज़ कर दिया है, अडेप्टेशन के हिसाब से इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अडेप्टेशन इज़ अ ब्रॉड टर्म, एक्लेमेटाइजेशन इज़ अ नैरो टर्म। क्यों एक्लेमेटाइज तो क्या होता है, माना आप प्लेन एरिया में रहते हैं, आप पहाड़ों में घूमने चले गए, अब एकदम वहाँ जाते ही आपको क्या हो जाती है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस। इसीलिए आपको क्या बोल के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, अगर हिली जोन में जा रहे हो प्लेन से तो पहले क्या करो, एक दिन वहाँ जाओ, उसी दिन मत घूमो, आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस फील होगी। एक दिन तो वहाँ जाओ, रिजॉर्ट होटल जो आपने बुक किया वहाँ पे एक दिन स्टे करो, वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के प्रेशर, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से आपकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, फिर अगले दिन आप घूमने जाओ, तो उतना ज़्यादा आपको वो ऑल्टीट्यूड सिकनेस फिर फील नहीं होगी। इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने अपनी बॉडी को एक दिन वहाँ रह के एक्लेमेटाइज़ किया, ताकि हमें ऑल्टीट्यूड सिकनेस सफ़र ना करनी पड़े। तो एक्लेमेटाइजेशन होती है कि थोड़े ही टाइम में जो एडजस्टमेंट कोई चीज़ कर ले, और वही अगर सालों लग के परमानेंट हो जाती है वो चीज़, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। तो सॉइल में बेटा इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, उसके बाद अब आ जाइए जो मेन काम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिस्पॉन्स टू दी एबायोटिक फैक्टर्स। अब क्या क्या रिस्पॉन्सेज हैं एबायोटिक फैक्टर्स के। अब रिस्पॉन्स क्या है कि जो टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, ये सब हमने पढ़े थे ना, तो इन एबायोटिक फैक्टर्स को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा ना, कुछ तो रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कुछ ने तो टेम्परेचर पे काबू पा लिया कि भाई हम अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन रखेंगे, बाद टेम्परेचर बढ़े घटे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको हमने क्या कहा था, उनको हमने कहा था थर्मो रेगुलेटर्स। इधर लिख लेते हैं, थर्मो रेगुलेटर्स। कुछ थे हमारे पास बेटा, कौन, ओस्मो रेगुलेटर्स, जो कह रहे थे कैसा भी पानी हो, सैलाइन हो, जो मर्जी हो, हम लोग तो जी लेंगे, वो थे ओस्मो रेगुलेटर। तो जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी थी रेगुलेशन करने की, उनको हम क्या बोलेंगे, उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, उस रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे रेगुलेटर्स। देखो अब यहाँ पे रेगुलेटर क्या होते हैं, ये है एक्सटर्नल लेवल, किस चीज़ का, कोई भी बायोटिक फैक्टर का, टेम्परेचर ले लो, सैलिनिटी ले लो, कुछ भी ले लो, पानी, लाइट, कुछ भी, ये एक्सटर्नल है, ये बढ़ रहा है, यहाँ जीरो था, कम था, और ज़्यादा 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 बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम रेगुलेटर की बात करें, उनका इंटरनल इन्वायरमेंट, माना हमारी बॉडी है 37 पे है, ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है टेम्परेचर, लेकिन हमारा फिक्स 37 37 37 37 37। तो जो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन रख सकते हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलेटर्स। तो रेगुलेटर क्या आएंगे, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे ये एबायोटिक फैक्टर को, ये क्या करेंगे, होम्योस्टेसिस मेंटेन करेंगे। होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस का उनके अंदर एडवांटेज होगा।
जिसकी वजह से वो क्या बन जाएंगे, या तो थर्मो रेगुलेटर या ओस्मो रेगुलेटर। तो वो कैन टॉलरेट वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटीज, वाटर सैलिनिटी, ये सभी चीज़ों को वो झेल सकते हैं, क्योंकि वो क्या मेंटेन कर सकते हैं, होम्योस्टेसिस। ऐसी क्या चीज़ें हैं मैडम, बता दो फटाफट से, पता कौन कौन है वो है बेटा मोस्ट नहीं, यू कैन से दैट बर्ड्स एंड मैमल्स। एनिमल्स में अगर मैं बात करूं तो बर्ड्स एंड मैमल्स में ये होता है, और अगर मैं और एनिमल्स में अगर बात करें हम, कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स भी लिख सकते हैं बेटा इनमें हम, सॉरी लोअर वर्टिब्रेट्स, और along with the invertebrates। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेगुलेटर। रेगुलेटर समझते हो ना, जो रेगुलेट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो मर्जी होता रहे, हमने अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करना हमें आता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, रेगुलेटर्स। और एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, कौन कौन है, बर्ड है, मैमल है, लोअर वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं। व्हाट अबाउट द प्लांट्स? प्लांट्स आर नोट अमंग रेगुलेटर्स। ये रेगुलेट नहीं कर सकते भाई, इनके पास कोई मैकेनिज्म है ही नहीं ऐसा रेगुलेट करने का, इसलिए प्लांट रेगुलेटर नहीं है। तो रेगुलेटर समझ गए, मतलब कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर वो पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सेज पढ़ रहे हैं कि जो एबायोटिक फैक्टर थे इनको ऑर्गेनिज्म कैसे कौन कौन से रिस्पॉन्स देते हैं। एक रिस्पॉन्स तो क्या कि एबायोटिक फैक्टर घटता रहे बढ़ता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने तो अपना इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन कर लिया, होम्योस्टेसिस अचीव कर लिया। तो एक रिस्पॉन्स तो है ये रेगुलेशन का, जो रेगुलेशन कर पा रहे हैं वो बन गए रेगुलेटर। दूसरा रिस्पॉन्स क्या है कि भैया बाहर का बढ़ रहा है तो हमारा भी बढ़ गया, बाहर का टेम्परेचर घट रहा है हमारा भी घट गया, तो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट रेगुलेटर्स। तो हम किस कैटेगरी में आए, वी आर द कन्फॉर्मर्स, है ना। तो इसमें लिख लीजिए कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस। जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर सकते, फिर उनमें क्या होगी, देयर विल बी नो रेगुलेशन। और जिनमें रेगुलेशन नहीं होती उनको ही तो हम क्या बोलते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कन्फॉर्मर्स। क्या होते हैं कन्फॉर्मर, जो बाहर की कंडीशन के हिसाब से अपना इंटरनल इन्वायरमेंट सेट नहीं कर सकते। भैया बाहर सर्दी है तो हमारा भी टेम्परेचर घटना शुरू हो गया, बाहर गर्मी है तो हमारा भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ना शुरू हो गया, ये वो वाले हैं, उनको हम बोलते हैं कन्फॉर्मर। तो मैडम कौन कौन आते हैं इस लिस्ट में, इस लिस्ट में आते हैं बेटा 99% ऑफ द एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्लांट्स। मतलब सिर्फ 1% एनिमल ही रेगुलेशन कर सकते हैं, और वो पता कौन है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, कुछ लोअर वर्टिब्रेट हैं और इनवर्टिब्रेट हैं। दोज कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1% ऑफ द एनिमल्स, तभी तो उनको बोलते हैं हाईली इवॉल्व्ड, हाईली अडेप्टेड। सबसे ज़्यादा वो अडेप्टेड है, इसीलिए वो रेगुलेट कर लेते हैं, ये लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए देखो ग्राफ इनका कैसा बना हुआ है, इस ग्राफ से ही बेटा इनको समझने की कोशिश करो। ये देखो कन्फॉर्मर में क्या हो रहा है, जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इतना था, इंटरनल इतना है, जब एक्सटर्नल बढ़ा इनका भी इंटरनल इन्वायरमेंट बढ़ गया, एक्सटर्नल लेवल बढ़े एबायोटिक फैक्टर के, इनके अंदर भी। अब सपोज टेम्परेचर ही है और बढ़ा तो इनका भी इंटरनल टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा उस टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे इस माना ये वाला टेम्परेचर है, इस पे जो कन्फॉर्मर, जो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे बस वही मिलेंगे, इससे ऊपर वाले पे भी जो जिंदा रहेंगे बस वही मिलेंगे, सब नहीं सर्वाइव कर सकते, क्योंकि जिसके लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वही सर्वाइव करेंगे, जिसके लिए ये कम होगा उसके एंजाइम इनएक्टिव होंगे, जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। तो कन्फॉर्मर क्या करते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते, वो जैसे जैसे एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हो रही हैं उनका इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज होता रहेगा, इसीलिए ग्राफ कैसा बना है इनका, ऐसा बना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन और राइज होता है, व्हाई डिड कन्फॉर्मर्स नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स। ये क्यों ऐसा नहीं कर पाए, जो बाकी के 1% एनिमल्स ने अचीव कर लिया, रेगुलेशन तो ये भी कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए। बेटा इसका आंसर मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुकी हूँ। क्या दे चुकी हूँ,
कि ये जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, जो रेगुलेशन करनी है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, ये क्या है, एक बहुत ही एनर्जी, आप यूँ कह सकते हो कि एनर्जी आस्किंग प्रोसेस है, कि इसमें बहुत सारी जो एनर्जी है वो खर्च होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अब जो हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है उन्हीं में ये मैकेनिज्म है, जैसे मैंने शिवरिंग का बताया था, स्वेटिंग का बताया था, तो इन फिनोमिना से वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख लेते हैं। लेकिन बाकी सब ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मैंने एसी का भी एग्जांपल दिया था, एसी है, कुछ लोग जिनके पास पैसा है अफोर्ड कर लिया, मतलब कि जिन ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी लेवल है, ज़्यादा एनर्जी है, वो अफोर्ड कर लेते हैं थर्मो रेगुलेशन। जिनके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं है, वो एसी नहीं लगा सकते। ऐसे ही यहाँ पे सोच लो, ऑर्गेनिज्म में जो ज़्यादा एनर्जी नहीं है जिनके पास खर्च करने के लिए, वो कहाँ से थर्मो रेगुलेशन कर लेंगे, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, रेगुलेटर बनने के लिए बॉडी के मैकेनिज्म को, मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। उतनी एनर्जी हो ही ना आपके पास, है ना। आपका दिल है जी, जाके 500 रुपये का, 1000 रुपये का डोमिनोज़ का मैंने पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है, आप लोग के पास होंगे, खा लोगे। लेकिन वो इंडिविजुअल जिसके पास है ही नहीं, जो एक डेली बेजिस पे काम कर रहा है, दिन का कमाई 50-100 रुपया रहा है, और वो सोचे मैं जाके 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खाऊँ, वो खा लेगा क्या? क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है, कहाँ से खाएगा। ऐसे ही जिन ऑर्गेनिज्म के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो थर्मो रेगुलेट कर पाएँ, कहाँ से लाएंगे? तो नहीं कर पाते। ये इसका आंसर है, जो अपने वर्ड्स में आप अपने आप लिखेंगे, इतनी स्पून फीडिंग आपको नहीं मिलेगी कि मैं सारा आंसर यहाँ आपको छाप के दूंगी। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू द एबायोटिक फैक्टर, दैट इज माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है? अब यहाँ पे ना देखो, पहले इस ग्राफ की तरफ आओ, ये है ग्राफ। अब इसमें देखो दो चीज़ें दी हुई हैं, एक रेगुलेटर तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, बढ़िया है ये तो, कन्फॉर्मर जो नहीं कर पा रहे रेगुलेट, तीसरे हैं पार्शियल रेगुलेटर, ये बड़े चालाक हैं। इनका ग्राफ आपने देखा, ये देखो, पहले तो ये जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट भी इनका बढ़ता जा रहा है, उसके बाद ये स्टेबल हो जाते हैं। ये क्या है? इनको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। अब ये पार्शियल रेगुलेटर क्या करते हैं? पार्शियली रेगुलेट कर लेते हैं, कि स्टार्टिंग में तो इतने टेम्परेचर अगर घट रहा है या बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी कैन सर्वाइव, वी कैन सर्वाइव, वी कैन सर्वाइव। लेकिन जब उनको लग रहा है ना अब तुम्हारे सर्वाइवल के बियॉन्ड हो रहा है, तो वहाँ पे जाके एकदम स्विच मार जाते हैं कि चलो रेगुलेट कर लेते हैं, खर्च देते हैं। वो कहते हैं ना, कंजूस वाला आदमी एक होता है ना, कंजूस किस्म के ह्यूमन बीइंग की एक किस्म होती है कि इतना पैसा खर्चना नहीं, मरते रहना, मरते रहना। जब बिल्कुल ही ज़रूरत पड़ गई, हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तब अरे लगा दो भाई, इस पैसे को कहाँ लेके जाएंगे। वो वाली बात है इनकी, कि है एनर्जी, मतलब वैसे तो नॉर्मली ये क्या करेंगे, एक कन्फॉर्मर की तरह रहेंगे, लेकिन जब इनको लगेगा ना अब तो जान पे आ बनी है भाई, सर्वाइव करना ही करना है, तब ये एकदम से स्विच हो जाएंगे रेगुलेटर्स के अंदर। पता है इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ये कैसे अपने आप को, जब ये कन्फॉर्मर है और बाद में रेगुलेटर हो जाता है, कैसे करते हैं ये? इसी की दो आगे रिस्पॉन्सेज हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ये माइग्रेशन से अपने आप को ऐसा पार्शियल रेगुलेटर बना के रखते हैं, और दूसरा क्या है यहाँ पे, दैट इज सस्पेंशन, अपनी एक्टिविटी सस्पेंड कर देते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा, जब मैं ये दो चीज़ें समझाऊंगी ना आपको, अभी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। देखो बेटा, जैसे हमारे पास अगर मैं एग्जांपल लूँ, कियोलेडो नेशनल पार्क है ना राजस्थान में, कियोलेडो नेशनल पार्क कहाँ पे है राजस्थान में? भरतपुर में, भरतपुर बॉर्डर पे ही प्रेजेंट है, भरतपुर राजस्थान। तो आपको पता है यहाँ पे हर साल विंटर्स के अंदर क्या होती हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, जिसके लिए भरतपुर नेशनल पार्क को लोग विजिट करने जाते हैं ड्यूरिंग विंटर। क्या होता है, यहाँ पे आती हैं साइबेरियन क्रेन्स। क्या है ये? इनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि ये हमारे यहाँ की नेटिव स्पीशीज़ नहीं है, ये साइबेरिया से आई। क्यों आना पड़ा भाई इनको? देखो वहाँ पे टेम्परेचर हो गया माइनस में, अब ये साइबेरियन क्रेन वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रही, तो ये क्या करती हैं, ये उड़ना शुरू करती हैं इधर की तरफ, और यहाँ आके उनको विंटर में वो वाला टेम्परेचर मिलता है जिन पे इनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल मस्त एकदम ऑप्टिमम चल रहा है, कि हाँ यहाँ हम, ये है हमारे लिए फिट टेम्परेचर, यहाँ पे हम बढ़िया तरीके से अपनी विंटर्स निकाल लेंगे। और जैसे ही वहाँ पे टेम्परेचर साइबेरिया के अंदर नॉर्मल हो जाता है दोबारा, वो -डिग्री से, और वो ठीक हो जाता है दोबारा, ये उड़ के अपने नेटिव कंट्री को चली जाती हैं। तो क्या किया इन्होंने क्या किया? एस्केप किया उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को। क्या किया? एस्केप्ड दी
stressful conditions by migrating। तो माइग्रेशन किया इन्होंने, जहाँ इनको स्ट्रेस आता है, इतनी ठंड बढ़ गई अब नहीं जी सकते, जी नहीं सकते, भागो फिर यहाँ से, भागो और एक बढ़िया इन्वायरमेंट में आके बैठ जाओ। तो इन्होंने क्या किया, क्या थे इन्होंने क्या किया, दीज आर दी पार्शियल रेगुलेटर्स, उड़ गए वहाँ पे आके और यहाँ पे रहने शुरू हो गए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है बेटा एस्केप करने का इन स्ट्रेसफुल कंडीशन को, उसको ये हो गया, अच्छा मैंने सस्पेंशन, अच्छा माइग्रेशन है ये भी माइग्रेशन है। अब आ जाइए सस्पेंशन। सस्पेंशन पे क्या है बेटा, अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देना। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना हाइबरनेशन, 11th में हमने पढ़ा है, 12th में भी हमने फ्रॉग के केस में पढ़ा है। एक होती है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या होती है, हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप। जैसे बेर को देखा है, क्या करता है वो, पूरी गर्मियाँ दबा के खाता है, सर्दियाँ आ गई, अरे सर्दियाँ आ गई 6 महीने सो जाओ, वो पढ़ के अपनी केव के अंदर घुस जाता है। तो क्या किया, जब उसके लिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस आई, वो टेम्परेचर आया कि भैया इस टेम्परेचर में मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसने अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया, घुस गया केव में। उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। फ्रॉग भी तो करता है ये, स्नेक्स भी करते हैं ये। दूसरा है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होती है बेटा, समर स्लीप। समर स्लीप जैसे हमारे पास कुछ स्नेल्स होती हैं, कुछ फिशेस होती हैं, फ्रॉग भी दिखाता है एस्टिवेशन। ये क्या करते हैं, जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी आए, भैया हमसे नहीं होएगा, हम गर्मी में जी ही नहीं सकत, तो कहाँ भाग जाते हैं ये, छिप जाते हैं। या फिशेस कहाँ पे मूव कर जाती हैं, टुवर्ड दी वार्म वाटर्स, स्नेल्स वगैरह। तो ये क्या करते हैं, एस्केप करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशंस को। तो इसके लिए इनकी एनर्जी तो लग रही है ना। तो ये इन्होंने रेगुलेशन नहीं किया, इन्होंने एस्केप किया। इनमें चालाकी है, इनमें दिमाग है, ये है पार्शियल रेगुलेटर्स। और इसी में एक तीसरी चीज़ आ जाती है बेटा, डायापोज। और डायापोज कौन दिखाता है, डायापोज होता है मोस्टली जू प्लैंक्टन्स में। जू प्लैंक्टन्स एस्केप करते हैं। अब मैम ये तो एग्जाम्पल आपने अजीब दिए हैं, कि इसमें और कुछ नहीं हो सकता है ना। देखो बेटा हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डोरमेंट सीड्स। कब बनते हैं सीड, कब डोरमेंट होते हैं, डोरमेंट सीड पता है ना, जो उग नहीं पाते, कब होते हैं, जब इनके आसपास की कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, इनके लिए फेवरेबल नहीं है उगने के लिए। तो सीड क्या बन जाता है, डोरमेंट, कि मैं नहीं उगूंगा, मेरे लिए बाहर का टेम्परेचर अच्छा नहीं है। तो ये भी क्या है, एक सस्पेंशन का क्राइटेरिया है। दूसरा है बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गई, और कुछ लोअर प्लांट्स हो गए। वो लोग एक करते हैं ना, क्या बनाते हैं, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस बना देते हैं थिक वॉल्ड स्पोर्स। थिक वॉल्ड स्पोर्स बना देते हैं, जिनको सिस्ट भी बोलते हैं। बैक्टीरिया में हम उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर हम उनको बोलते हैं एंडोस्पोर्स। किस लिए बनाते हैं, टू विदस्टैंड या टू पेरिनेट अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये भी तरीके किसके हैं, सस्पेंशन के हैं। जो भाग नहीं सकते कहीं से, तो वो ये इस तरह से सस्पेंड करते हैं, क्या करते हैं, एक तरह से एस्केप करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशंस को। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म में क्या आ गए, सब कुछ आ गया, एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, बैक्टीरिया फंजाई, सब कुछ आ गया। तो ऑर्गेनिज्म जो एबायोटिक फैक्टर हैं उनको इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ तो रेगुलेट कर लेंगे, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो जो नहीं कर सक, जो कर गए वो रेगुलेटर है, जो नहीं कर पाई वो कन्फॉर्मर है। लेकिन कुछ चालाक हैं कि हम हैं तो कन्फॉर्मर, लेकिन हम ज़रूरत पड़ने पे कुछ ना कुछ हिला निकाल लेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे और इस स्ट्रेसफुल कंडीशन को एस्केप कर लेंगे। तो बेटा ये थे रिस्पॉन्सेज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे अबाउट द अडेप्टेशंस, देन वी विल टेक अप द पॉपुलेशन डायनामिक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।